हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम कैसे कैसे काम करके पैसे अर्न कर सकते हैं और कौन सी वो तरीके हैं जैसे जिससे हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। देखिए, दो तरीक़ों से हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। एक तो होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ट्रेडिंग। वैसे तो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं जिसकी हमें रिसेंटली कोई नीड नहीं है और हमारा व्यू है कि हम उन पैसों को 5 साल 10 साल या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो वॉरेन बफेट हैं या बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की और लगभग उन्होंने 5,000 से अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू की थी और आज वो उनकी अरबों खरबों में हर साल की इनकम जो है उनसे वो जनरेट करते हैं। बट क्या है कि हर किसी पर्सन के पास इतने पैसे नहीं होते, तो उसका क्या होता है कि वो डेली की डेली ट्रेडिंग करता है और ट्रेडिंग से जो पैसे वो अर्न करता है वो उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, तो पहले आज हमें इन्वेस्टमेंट का चैप्टर क्लियर करते हैं, उसके बाद में है जो हम ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट हम 4 तरीक़ों की इसमें इन्वेस्टमेंट होती है। पहला होता है म्यूचुअल फंड। अब आप कहोगे कि म्यूचुअल फंड जो है, हमें म्यूचुअल फंड क्यों लेना चाहिए या म्यूचुअल फंड की हमें क्या ज़रूरत है। देखिए, अगर हम बात करें कि एफडी, हमें एफडी लगभग कितना जो हमें लगभग कितना इंटरेस्ट देती है। अगर आपको ना पता हो, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, एफडी ज़्यादा से ज़्यादा हमें 6-7% की जो है रिटर्न देती है, लेकिन जो महंगाई है वो हर साल 10% के हिसाब से जो है ग्रो कर रही है। यानी कि कहने का भाव ये है कि जो महंगाई है वो एफडी की रिटर्न को बीट नहीं कर पाती। महंगाई से बहुत ज़्यादा कम है एफडी की रिटर्न। तो इसीलिए जो लोग हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट से हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो लगभग हमें 20% या 20 से प्लस 25% की रिटर्न जो है हमें ईज़िली मिल सकती है। और अगर हमारा व्यू लॉन्ग टर्म है, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिटर्न जो है इसमें म्यूचुअल फंड में मिलती है। देखिए, अगर हम ग्रो के टर्मिनल में आए और हमें म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी होती है। देखिए, ये म्यूचुअल फंड का हमें दिखा रहा है। अगर हम देखें कि पिछले सालों में म्यूचुअल फंड्स की जो रिटर्न है, यहाँ हम आपको लाइव दिखाते हैं क्या रही है। ये देखिए, ये मिड कैप मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप का म्यूचुअल फंड है, डायरेक्ट प्लान। देखिए, इसने 3 साल में आपके सामने ही है लगभग 28% की रिटर्न हमें बना कर दी है। अगर हम एवरेज मान के चले तो मैंने आपको एवरेज बोला है कि 20%, लेकिन आप खुद सामने देख सकते हो कि इसमें 28% लिखा हुआ है, यानी ज़्यादा भी दे सकती है। और देखिए, ये एक और है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है और ये बंधन स्मॉल म्यूचुअल फंड है, इसमें भी 28% है। ठीक है, एक यहाँ से हम ऑल म्यूचुअल फंड्स देख लेते हैं कि ऑल म्यूचुअल फंड जो है किसने कितनी कितनी % रिटर्न दी है। अगर हम 5 साल की मोतीलाल ओसवाल की म्यूचुअल फंड की रिटर्न देखें तो आप देख सकते हो कि इसने 5 साल में, मोतीलाल ओसवाल ने जो है 5 साल में लगभग हमें, ये देखिए 5 साल में लगभग हमें 37% की रिटर्न दी है। कितनी? 37% की, जो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हम देखें कि एफडी से अगर हमारी एफडी होती है तो वो ओनली जो है हमें सिर्फ कितने की रिटर्न देती है, 7% की रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे हम ऑल म्यूचुअल्स फंड के ऊपर जाएंगे तो लगभग हमें सारी म्यूचुअल्स फंड की जो है रिटर्न देखने को मिल जाती है। देखिए, हम
मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने जो है 37% की रिटर्न दी है, उसके बाद 32% की रिटर्न, और क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने जो है 48% की रिटर्न आपके सामने ही है। देखिए इसने 48% की रिटर्न हमें जो दी है, ठीक है। ऐसे ही लगभग सारे जो म्यूचुअल्स फंड हैं इन्होंने 20% की रिटर्न दी है। अगर हम एवरेज मान के चलें तो एवरेज 20% हम मानते हैं, लेकिन 30 से भी ऊपर जो परसेंटेज है हमें वो इसमें दिखाई देती है, ठीक है। अब अगर आप कहोगे कि हम इसको कैलकुलेटर के हिसाब से देखते हैं कि ये रिटर्न अगर हम इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करें तो कितनी बनती है। मान लीजिए हम SBI कैलकुलेटर में गए, ये देखिए SBI म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में हम जाते हैं और हम यहाँ से रिटर्न काउंट करते हैं आपके सामने। फंड का ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो दोस्तों। अब आप देखिए, अब मान लीजिए अब इसमें जो म्यूचुअल फंड में जो है, एक तो हम SIP करवा सकते हैं, यानी सिस्टमेटिकली हम हर महीने जितने भी हमने पैसे जमा करवाने हैं, लाइक 3,000 रुपया या 5,000 रुपये, जितनी भी हमारी सेविंग्स हम कर सकते हैं। मिनिमम जो है हम 500 से भी SIP शुरू कर सकते हैं यहाँ पे, और मैक्सिमम तो आपकी लिमिट है, आप मैक्सिमम जितनी चाहो उतनी इसमें SIP करवा सकते हो। और एक होता है लमसम। लमसम का मतलब जो है वन टाइम में, ठीक है। आप वन टाइम में 1 लाख 2 लाख जितनी भी आप कर सकते हो उतनी कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लमसम के ऊपर ही हम रहने देते हैं, और हमने जो है अपना इसमें 1 लाख रुपया हमने इसमें डाला मान लीजिए, और हमारा व्यू है 5 इयर्स का, और हमें जो रिटर्न मिली है वो मान लीजिए हमें 20%, मैंने आपको बोला है, चलो हम 12% लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए अगर हमने 5 सालों में जो है इसको 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं तो हमारे लगभग जो है डबल बनते हैं। और अगर यही हम इसको 10 इयर्स के लिए करते हैं तो हमारे देखो ये कितने बनते हैं। और इसी तरह मान लीजिए हमने इसमें लमसम करवाया 4 लाख का, ठीक है। देखो हमने 10 ईयर के लिए वैसे करवाए 4 लाख रुपीज़, ठीक है। और 10 साल के लिए अगर हम इसको होल्ड रहने देते हैं तो हमारे कितने पैसे बने, लगभग 12 साल से ऊपर। इसमें अब अगर यही हम इसको 12 साल से बढ़ाकर 10 साल से बढ़ाकर 12 साल कर देते हैं, देखिए हमारे 15 बन जाते हैं। और यही अब हम इसको 20 साल तक करते हैं तो देखिए हमारे 38 लाख बनते हैं, 38। और अगर हम इसको 25 साल के लिए करते हैं, यानी कहने का भाव ये है, तो इसकी अमाउंट करोड़ों में पहुंच जाती है। ये कहने का मतलब ये है कि हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम जितनी हमारी हमने उसमें ऐड किए हैं, लमसम हमने जितनी अमाउंट यहाँ पे किया उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर हमारी ईयर टू ईयर जो ग्रोथ है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। अब आप कहोगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि हमारे ब्याज के ऊपर इसमें ब्याज लगता है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं, वो वाला ब्याज इसमें लगता है। अगर हम ऐसी SIP करवाते हैं मान लीजिए, ठीक है, और हम SIP करवाते हैं मान लीजिए 5,000 रुपया मंथली करवाते हैं,
ठीक है। 5,000 रुपये मंथली हमने करवाई 20 साल के लिए, और हमारी जो परसेंटेज है 12 ही है। अभी तो हम इसको 12 ही काउंट करके चल रहे हैं। तो देखिए हमारी 50 लाख रुपए बनते हैं, 50 लाख रुपए हर महीने जो। अब आप बोलोगे कि मैडम 20 साल 30 साल तो जो है कौन इतना वेट करेगा, कौन कहाँ होगा, ये वो। मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसी क्वेश्चनिंग करते हैं कि मैम ये तो बहुत लंबा पीरियड होगा। देखिए जो सारी गेम है वो यहाँ पे जो टाइम की है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मान लीजिए हमें पहले 1 साल से अगले 2 साल तक जो है रिटर्न मिली सिर्फ 1 लाख रुपया ही। अब आप कहोगे कि ये तो 1 लाख रुपये ही बनी, यानी शुरू में तो हमें कम ही बनेगी। अब मान लीजिए हमने पहले 1 साल में 1 लाख से हमें डबल बनी 2 लाख, ठीक है। बट अगले साल जो हमें रिटर्न मिलेगी वो 2 लाख से मिलेगी, 2 लाख से 4 लाख, फिर 4 लाख से अगले साल 8 लाख। यानी हमें हर साल जो है हमारी जितनी भी इंटरेस्ट में अमाउंट हमें मिली है, अगले साल हमारी इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। और देखिए दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि अगर आप बोल रहे हो कि टाइम बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, तो देखिए अगर जैसे हम किसी घर के ऊपर लोन लेते हैं, तो घर के ऊपर लोन भी जो है वो लगभग लोग जो है 20-25 साल का ही करवाते हैं। अगर आप चाहो कि अगर आपने कोई लोन भी लिया है और लोन की अगर आपकी, मैं कहूँ कि आपकी जो किश्त है वो 9-10 हज़ार रुपये जा रही है, तो आप उसके साथ 2,000 रुपये की SIP भी करवा सकते हो, और आपको जो है लोन की आपको एक तरह का लोन फ्री में ही मिल जाएगा। मैं तो ये बोल रही हूँ कि जो भी आपका इंटरेस्ट उस पर लगा वो आपके यहाँ पे उसका हैजिंग हो जाएगा एक तरह का, है ना। देखिए पैसा बनेगा, पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनता है। जो आज जिस चीज़ की आज वैल्यू हम देख रहे हैं 10-5 रुपये है, वो आने वाले 10 सालों में देखिए 100 रुपये तक भी उसकी अमाउंट जाती है, क्योंकि महंगाई डे बाई डे बढ़ रही है। और जो ये म्यूचुअल्स फंड हैं, म्यूचुअल्स फंड में एक्चुअली होते क्या हैं, म्यूचुअल फंड जो हैं अलग अलग कंपनीज़ के शेयरों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। अलग अलग कंपनीज़ के शेयर्स का एक ग्रुप होता है, और इसको कौन मतलब डिज़ाइन करता है। इसमें हमारी कभी भी अमाउंट ना जीरो नहीं होती। आप एक बार समझे, जैसे किसी को डर होता है कि कोई स्टॉक डूब गया तो हमें क्या होगा, हमें बार बार चार्ट देखना पड़ेगा, उसका टेक्निकल सीखना पड़ेगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड, हम सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड असल में अलग अलग जो कंपनीज़ हैं उनकी शेयर्स का एक ग्रुप होता है। इस म्यूचुअल फंड को ना असल में फंड मैनेजर जो है वो डिज़ाइन करता है। और म्यूचुअल फंड में अब मान लीजिए हमने देखना है कि किसी म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी जो हैं कंपनीज़ हैं, ठीक है। हमने देखना है कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी कंपनी हैं, एक एक तो उसमें हम होल्डिंग्स देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं, देखिए कि जो म्यूचुअल फंड है, ये देखिए हमने वही वाला मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड खोल लिया है। इसमें हम देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी कंपनीज़ जो हैं शामिल हैं। आप देखिए इसमें होल्डिंग्स हैं 30 होल्डिंग्स हैं। देखिए जैसे कोफ्रॉग है, प्रेसिडेंस है, कल्याण ज्वेलर्स है, पॉलीकैब है, टेरेंट है, मैक्स हेल्थ है ना, डॉक्सिन टेक्नोलॉजी है, भारती हेक्साकॉन है। ये मतलब यहाँ से सी ऑल्स करके हम 30 की 30 कंपनीज़ को देख सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया कंपनीज़ हैं। और यहाँ पे साइड में हम इसमें जो है इसकी परसेंटेज भी देख सकते हैं कि एक उसमें कितनी परसेंटेज है इसमें, ठीक है। तो भाई इस तरह मैंने आपको दिखाया है कि म्यूचुअल फंड एक जो म्यूचुअल फंड है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड में कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा बैड परफॉर्मेंस कर रही है, तो फंड मैनेजर जो होगा वो उसको साइड में करके उसको दूसरी कंपनी के साथ रिप्लेस कर देता है, ठीक है।
दूसरी कंपनी के साथ रिप्लेस कर देता है, जो अच्छी परफॉर्म, जिसका अच्छा फ्यूचर आने वाला है, या जिसने अभी हाल ही में उनको लगता है कि ये वाले जो स्टॉक्स हैं अच्छी। तो अभी हमने सीखा कि म्यूचुअल फंड देखिए क्या है और हम इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम दोनों तरीके से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि म्यूचुअल फंड जो है इसमें जो है कौन कौन सी कंपनीज होती हैं जिसमें म्यूचुअल फंड होते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड कितनी तरह के होते हैं, बेसिकली 3 तरह के होते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। इनमें से मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो मिड कैप म्यूचुअल फंड है। इसका कारण ये है कि देखिए इस अगर कोई भी म्यूचुअल फंड की जैसे कोई कंपनी है, अगर हमें इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड कैप के उसमें करते हैं, म्यूचुअल फंड कैप के फंड में करते हैं, तो वो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा घटती है तो इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है जैसे कि स्मॉल कैप में पड़ता है। स्मॉल कैप जो है मार्केट का गिरने से और मार्केट के बढ़ने से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए जो है म्यूचुअल फंड मिड कैप के जो कंपनीज हैं वो अच्छा रिटर्न ज़्यादा देती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए मिड कैप म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल का जो है इसने लगभग 40% के नज़दीक ही हमें रिटर्न दी है। और जो क्वांट, लेकिन अगर आप रिस्क में जाना चाहते हो आप रिस्क ले सकते हो भाई। तो देखिए जो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है उसने 50% के लगभग रिटर्न 5 सालों में दी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि देखिए एक आदित्य बिरला सन लाइफ पेप्सू इक्विटी जो है फंड है, इसने 34% की रिटर्न दी है। जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड है इसमें हम आपको किसी की ऐड या कोई रिकमेंडेशंस नहीं कर रहे, आप बस कहने का एक छोटा सा एग्जांपल ये है, आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो या किसी भी स्टॉक में म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट करो तो एक अच्छे से प्रॉपर एनालाइज करके फिर उसको करो। देखिए म्यूचुअल फंड में जो है हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इसका कोई चार्ट वगैरह नहीं देखते, हम उसके डायरेक्ट हमें क्या देखना होता है कि इस जो म्यूचुअल फंड है इसने प्रीवियस साल 2 साल 3 साल या लगभग 5 साल, बेसिकली हम 5 साल का डाटा देखते हैं कि पिछले 5 साल में हमें इसने कितनी रिटर्न बनाकर दी है। ठीक है, ये तो आई थिंक आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे करते हैं और ये हमें म्यूचुअल फंड है जो कितनी रिटर्न दे सकता है। देखिए अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मनी है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक लॉन्ग पीरियड में लाइक 10 साल बाद 20 साल बाद एक अच्छी वेल्थ आप म्यूचुअल फंड से क्रिएट कर सकते हो। अब आप बार बार ये बोलोगे कि मैम आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इसको क्यों बोल रहे हैं, क्या हम शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं कमा सकते। देखिए म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में भी आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसकी जो रिटर्न है बस आप साल के लिए, पहली बात तो अगर रिस्क ले भी रहे हो तो साल में कुछ अगर मान लीजिए कुछ हल्का फुल्का क्राइसिस हो गया तो आपकी रिटर्न जो है डाउन, क्योंकि इसका ना एक टाइम पीरियड होता है। देखिए लगभग 21 की सीजनैलिटी होती है। मान लीजिए आपने अक्टूबर में म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट की
और सडनली वहाँ पे, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड का टाइम पीरियड होता है वो जनवरी फरवरी दिसंबर से मार्केट लगभग आप पिछले 20 साल का डाटा अगर उठाकर देखोगे तो क्या है कि जो मार्केट है वो दिसंबर से लगभग गिरना शुरू हो जाती है। और दिसंबर जनवरी फरवरी ये 3 महीने लगभग ऐसे होते हैं जिसमें शेयर मार्केट जो है लगभग सारे स्टॉक्स हैं वो हल्के होते हैं। या लगा लो कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, या लगा लो कि इस टाइम पीरियड में ही हर साल मार्केट है जो लगभग 10-12% नीचे गिर ही जाती है। तो अगर स्टॉक मार्केट मतलब में थोड़ी गिरावट आती है इस टाइम पीरियड में, तो जो है म्यूचुअल फंड्स में भी ऑब्वियस है कि गिरेगी ही। और मान लीजिए किसी बंदे ने सोचा हुआ कि मैं 2-4 महीने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, और उसकी जो हल्की फुल्की सी जो रिटर्न है वो माइनस में आ गई, तो बंदा पैनिक हो जाएगा। और शायद अगर उसने सिस्टम को समझा ही नहीं तो वो सिस्टम को ही एक तरह से अब्यूज़ करेगा कि अरे यार मुझे तो इतने परसेंट का बोला था और मुझे मिला ही इतना। क्योंकि अगर आपका गोल है कोई कि मैंने 6 महीने में अपनी बेटी की मैरिज करनी है, या 6 महीने में मुझे ये जो पैसे हैं, साल में मुझे ये जो पैसे हैं वो घर बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए, किसी की एडमिशन के लिए चाहिए, तो भाई उसमें आप एफडी करवा सकते हो। नो डाउट आप एफडी में जाइए, अच्छी रिटर्न आपको एफडी में भी मिल जाएगी। लेकिन आप अगर सोचते हो कि मेरा एक व्यू है कि मैं इतने टाइम तक होल्ड कर सकता हूँ, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो एक तो म्यूचुअल फंड का हो गया कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब एक दूसरी बात है कि स्टॉक्स में, एक देखिए हम स्टॉक्स में हैं जो ट्रेडिंग भी करते हैं। ट्रेडिंग के बारे में हम आपको आगे क्लियर करेंगे कि ट्रेडिंग हम स्टॉक मार्केट में कैसे करते हैं। अब बात हम करते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। देखिए एक तो जो है किसी भी स्टॉक में हमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें उसमें क्या क्या देखना चाहिए। ठीक है, देखिए हमें एक तो देखना चाहिए, हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमने विप्रो है, किसी स्टॉक में हमने, एक मिनट सॉरी, किसी स्टॉक में मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम उस स्टॉक में क्या क्या देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स, कि किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो क्या कैसे हैं। फंडामेंटल्स में हमें किसी कंपनी में क्या क्या देखना होता है। हमें सबसे पहले कंपनी की देखनी होती है मार्केट कैप, कि उस कंपनी की जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी क्या मार्केट कैप है। वैसे तो हम लार्ज कैप कंपनीज में ही ज़्यादातर या मिड कैप कंपनीज में ही ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हमें किसी भी स्टॉक के बीच में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, जो जिस कंपनी की मार्केट कैप जो है 5000 से अबव हो, वो वाली कंपनीज जो है बेस्ट रहती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हो विप्रो जो कंपनी है इसकी कितनी अच्छी जो है मार्केट कैप है। ठीक है, और हम सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जिस कंपनीज में जो है हमने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम एक ऐसे एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो कंपनी है हमें एक अच्छा ग्रोथ दे, या एक अच्छा हमें
ROE जनरेट करके देखें, तो सबसे पहले हमने देखना है उस कंपनी का फ्यूचर, कि वो वाली कंपनी जो है उसका लाइफ क्या फ्यूचर है, आने वाले टाइम में उसकी हमें क्या नीड है। अब मान लीजिए, अब आप सोचोगे कि भाई रेलवे है, रेलवे जो सेक्टर है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में हर जगह हमें मेट्रो स्टेशंस मिले, ठीक है, और टेक्नोलॉजीज अब आने वाले, देखो आने वाले हर 5 साल में एक तरह का ट्रेंड चेंज होता है। आप देखोगे कि जो चीज़ें हमें पहले देखने को मिलती थी वो आज के टाइम में लगभग जो सारी चीज़ें हैं वो एक तरह का फिनिश हो चुकी हैं या वो बंद हो चुके हैं। जो हम कहते हैं कि उसकी नीड्स फ्यूचर्स में शायद उतनी नहीं होगी। लाइक अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नोकिया का फ़ोन था। सबसे पहले नोकियाज ने स्मार्टफोन निकालने शुरू किए, लेकिन वो नोकिया का फ़ोन कीपैड तक ही सीमित रह चुका हो गया, और उसके कंपैरिजन में सैमसंग ने था। सैमसंग ने एक टच स्क्रीन वाला अच्छा फ़ोन लॉन्च किया जो मार्केट में सबको पसंद आया, और जो उसने नोकिया को बीट कर दिया, और शायद वो उससे पीछे रह गया, है ना। इसी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि हमने फ्यूचर देखना है कि उस चीज़ का फ्यूचर मार्केट में क्या है, ठीक है। अब एक तो ये देखिए, हम ऐसे हमने कंपनीज देखनी है कि अब मान लीजिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर नीचे लिखना कि आपको कौन सी कंपनी पसंद है, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक विधानता की एग्जांपल ले लेते हैं। विधानता भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। अब और इसकी जो एक शेयर का प्राइस भी 419 रुपये हमें देखने को मिल गया है यहाँ पे, है ना। और अगर हम इसका देखें कि चलो ये तो ट्रेडिंग के लिए है कि सबने बाय किया हुआ है ना, तो देखिए इसका जो है मार्केट कैप इसका भी बहुत अच्छा है ना। तो अलग अलग कंपनीज का जो है हम एनालाइज कर सकते हैं। जो ये विधानता कंपनी है, पहले तो मैं आपको बता दूँ क्या काम करती है। ये कंपनीज जो है मेटल्स वगैरह और गैसेस वगैरह बनाती है ना। और जो विप्रो कंपनी थी वो एक बहुत ही अच्छी आईटी कंपनी थी, है ना। अब हम आप ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी क्या काम करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कौन सी कंपनी क्या काम करती है, ये हम कैसे देखेंगे। देखो सबसे पहले हमने देखना है कि कंपनी उस मार्केट कैप, कंपनी की मार्केट कैप, जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी हम कंपनी में अपने पोजीशंस बना रहे हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू हो 5000 से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा उसकी पी जो है, आप ध्यान से लिख लेना, इसको हम फंडामेंटल्स बोलते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है, कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, हम अब ये देख रहे हैं। तो एक तो पी उसकी 15% से ऊपर होनी चाहिए यहाँ पे, और उसकी जो मार्केट कैप है वो 5000 से ऊपर होनी चाहिए, 10,000 20,000 के ऊपर होनी चाहिए, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है डेप्ट। कंपनी के ऊपर कितना डेप्ट है। डेप्ट का मतलब होता है कि उधार कितना है, ठीक है, कि एक कंपनी ने कितने के ऊपर कितना उधार है। अब मान लीजिए ये जो डेप्ट है वो हमेशा 1% से कम होना चाहिए, यानी मार्केट ने डेप्ट टू इक्विटी
कि इक्विटी के कंपैरिजन में, यानी इक्विटी क्या होगा, अपने शेयर्स के कंपैरिजन में उधार कितना ले रखा है, ठीक है। और एक डिविडेंड यील्ड होता है। डिविडेंड यील्ड हम आगे बात करेंगे कि डिविडेंड यील्ड किसे कहते हैं। अब थोड़ी देर में ही हम इसके बारे में डिविडेंड यील्ड सीखेंगे कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। तो हम फिलहाल अभी के बाद में इसको छोड़ देते हैं, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि देखिए डिविडेंड यील्ड जो है वो कंपनी देती है कि नहीं देती। देखिए 2.5% जो है डिविडेंड यील्ड हमें पे करती है और उसकी ROE भी अच्छी है, सब कुछ लगभग अच्छा है। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल, कंपनी का फाइनेंशियल भी हमें देखना आना चाहिए। देखिए कंपनी का फाइनेंशियल ऐसे है कि मान लीजिए हम कोई बिजनेस भी करते हैं, ठीक है, हम कोई बिजनेस करते हैं या हम कोई, तब भी अगर हमने मान लीजिए कोई कंपनी की फाइनेंशियल रीड करना है तो हम उसको कैसे रीड करेंगे। देखिए कंपनी जो है ये रिवेन्यू है कंपनी का, ये यहाँ हम स्क्रॉल करेंगे कंपनी का हमें फाइनेंशियल दिख जाएगा और ये कंपनी का प्रॉफिट है। प्रॉफिट जो है ईयर टू ईयर इंक्रीज होना चाहिए, जैसे इस केस में ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है। और ये जो जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो CR में हैं, वंस मतलब CR में इनकी वैल्यू हमें काउंट करनी है। ये इसका नेट प्रॉफिट है। देखिए नेट प्रॉफिट भी जो है ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये कंपनी जो है क्या काम करती है। देखिए अबाउट कंपनी, अबाउट विप्रो में जाकर या अबाउट कंपनीज में जाकर हम ये देख सकते हैं कि कंपनी आखिर क्या करती है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ कि विप्रो लिमिटेड टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टेंटी कंपनी, मतलब ये कंपनी जो है एक IT कंपनी है जो IT की सर्विस प्रोवाइड करती है और डिज़ाइंस और टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ये काम करती है, ठीक है। यहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के ऊपर भी काम करती है, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। विप्रो या कोई भी कोफ्रोग होगी, जो भी कंपनीज हैं, इसकी हमें आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया ही डिमांड रहने वाली है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो आने वाला टाइम जो होगा वो सारा क्या होगा, AI का ही ज़माना होगा, ठीक है। तो इस करके हमें ना इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। अब बात करते हैं, देखिए मान लीजिए आपको फंडामेंटल पढ़ने में कंपनी का कोई इशू आ रहा है, आपको कंपनी की फंडामेंटल्स नहीं समझ में आते, जैसे कि बहुत सारे केसेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को या ट्रेडर्स को कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं समझ में आ रहे, तो मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे चेक करना है। तो उस केस में हम एक बात सीखते हैं, कंपनी की शेयर होल्डिंग्स, ठीक है, कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो किस किस के पास हैं। देखिए इस केस में जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, एक तो प्रमोटर्स कौन है, कंपनी खुद। कंपनी के पास खुद कंपनी के कितने शेयर्स हैं, मान लीजिए ये जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स के पास 50% के ऊपर, जो लगभग 50% के ऊपर शेयर्स होने चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी पर्सन के पास 50% से कम होंगे, मतलब या लगा लो कि किसी कंपनी के पास 20% शेयर होल्डर्स खुद के पास होंगे,
तो वो कंपनी क्यों भाई इतनी माथापेची करेगी, क्यों कंपनी को ग्रो करने में काम करेगी, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देगी। वो सोचेगी कि अगर कल को कंपनी के शेयर्स को इंक्रीज भी होगा तो हमें क्या बेनिफिट होगा, हमें तो सिर्फ 20% ही मिलेगा, बाकी जो प्रॉफिट होगा वो तो बाकी शेयर्स होल्डर्स को मिल जाएगा। इसीलिए वो कंपनी जो है उसकी कंपनी की ग्रोथ में ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करेगी, समझ गए आप। इसीलिए प्रमोटर होल्डिंग्स जो है हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है देखना, और प्रमोटर होल्डर्स जो है हमें 50% के ऊपर ही देखना चाहिए, मतलब ये गुड टू बाय है। एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मतलब FIs। अब देखिए कि जो फॉरेन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी इसमें 11% की बाइंग कर रखी है। अब मान लीजिए हमें इतनी नॉलेज नहीं है कि यार एक कंपनी जो है अच्छी है नहीं है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मान लो या जो फॉरेन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स हैं वो तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन होंगे, उन्होंने सोच समझ के ही अपना किसी कंपनी में पैसा लगाया होगा। तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है कि हाँ इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी अपनी जो है भूमिका दिखा रखी है, शेयर्स हैं उनके भी, रिटेल और अदर इन्वेस्टर्स ने भी दिखा रखे हैं। और म्यूचुअल फंड्स देखिए, अब यहाँ पे अगर म्यूचुअल्स फंड में भी इसमें अपनी शेयर्स होल्डिंग्स हैं इनकी, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। अब अदर डोमेस्टिक होल्डर्स क्या होते हैं, DIs मतलब बड़े प्लेयर, जैसे कि LIC हो गया या और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने भी विप्रो को जो है परचेज कर रखा है, यानी उन्होंने भी अपनी जो है इन्वेस्टमेंट इसमें कर रखी है। कल को कंपनी के भाव बढ़ेंगे, शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे तो सबको ही बेनिफिट होगा जिनने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। देखिए एक शेयर का प्राइस भी ठीक है इसमें, मतलब 241 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कंपनीज के, हमने देखिए फंडामेंटल चेक किए कंपनी के, हमने फाइनेंशियल देखे, कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग देखी कि एक जो स्टॉक है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल। अब आप कहोगे कि टेक्निकल कैसे देखना है। टेक्निकल देखने के लिए हमें कंपनी के चार्ट के ऊपर जाना होगा, ठीक है। हम यहाँ से कंपनी के चार्ट के ऊपर गए, ये देखिए विप्रो का चार्ट है, देखिए। और अब हम इसको कर देते हैं, इसका टाइम पीरियड हमने करना है 1 मंथ। देखिए अब जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी 2002 में, ठीक है, 2002 में ये कंपनी लॉन्च हुई थी, तब इसका प्राइस था मात्र 30 रुपये, ठीक है। और अब देखिए कंपनी का जो प्राइस है, इसका लाइफ हाई बना था 375, ठीक है। लगभग 20 साल के बीच में ये कंपनी ने हमें कितना टाइम प्रॉफिट दे दिया। और अब देखिए 2019 में ये स्टॉक गिरा था। अब हम रिसेंटली देख लेते हैं, लगभग 2020
2020 में इस कंपनी का जो प्राइस था वो 90 रुपीज़ था, और अब यानी हमें इसकी रिटर्न चेक कर लेते हैं कि इसने कितनी रिटर्न दी है। ओह माय गॉड, यानी 2020 से लेके अब 5 साल तक कंपनी ने जो रिटर्न दी है वो दी है 785% की रिटर्न। कितनी रिटर्न? 785% की रिटर्न है। अब आप देखेंगे कि ये तो म्यूचुअल फंड से भी बहुत अच्छा रिटर्न, मतलब म्यूचुअल फंड से क्या कि इतनी रिटर्न तो हमें कहीं मिल ही नहीं सकती भाई। तो देखिए इसमें सारा क्या चक्कर है कि हमने कोई भी स्टॉक जो बाई करना है वो सोच समझ के बाई करना है। एक तो कंपनी का देखिए टेक्निकल देखना इसीलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर आपने किसी कंपनी के चार्ट को अच्छे से एनालाइज किया होगा तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कंपनी ने जो है, ये देखिए कंपनी ने 2020 से लेकर 2002 से लेकर 148 तक गई, दोबारा डाउन पे आई, 2008 पे दोबारा नीचे आई, और फिर दोबारा देखिए अभी अप डाउन चल रहा था। अब देखिए आप 2020 में ही कंपनी ने अपना एक ब्रेकआउट लगाया है। ब्रेकआउट यानी जो पिछले 10-20 साल का जो उसने एक अप डाउन का पीरियड बना रहा था उसका हमने लो हाई मार्क कर लेना है। और यहाँ से देखिए मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है। इसका क्या मतलब है कि इसमें बड़े जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस को है जो बना लिया है, ठीक है। अब भाई जिस बंदे ने सिर्फ कंपनी का फंडामेंटल देखा कि कंपनी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी डिविडेंड देती है, कंपनी अच्छी है, उसने सिर्फ कंपनी का फंडामेंटल देखा, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको इतनी अच्छी रिटर्न नहीं मिली। लेकिन जो बंदे ने कंपनी का जो है अच्छे से टेक्निकल देखा, टेक्निकल चेक किया, वो बंदा ही प्रॉफिटेबल है, ठीक है। उसने 2020 में कंपनी में अपनी वो बनाई, पोजीशन बनाई, और देखिए 2021 में उसने अपने आप को एग्जिट कर लिया। लगभग 1 साल में, अब आपको कि लगभग 1 साल में उसने इतने अच्छी रिटर्न बना लिए। किसी बंदे ने 2020 में पोजीशन बनाई और 2021 में ही अपने आप को एग्जिट कर लिया। 1 साल में उसने बहुत अच्छी रिटर्न बनाई। अब रोएगा कौन बंदा? जिस बंदे ने चार्ट नहीं देखा था, टेक्निकल नहीं देखा, और उसने यहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशन बनाई। उसने 365 रुपये का बाय किया। उसने कोई चार्ट नहीं देखा, कोई कुछ नहीं देखा, उसने सिर्फ फंडामेंटल देखा कंपनी का, और उस बंदे ने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई और कंपनी धड़ाम नीचे गिरी। और वो बंदा इतना, मतलब कि उसको नॉलेज नहीं थी, मान लीजिए वो हर टिप के ऊपर बाय कर रहा है कि अभी तो सस्ता मिल रहा है, अभी तो सस्ता मिल रहा है, अब तो सस्ता। ये एक बात मैं आपको बताऊं कि कभी भी हमने जो पैसे लगाने हैं वो गिरती हुई मार्केट में नहीं लगाने, समझ के आप। कभी भी हमने गिरती हुई मार्केट में पैसे नहीं लगाने, क्योंकि देखिए कितने कहाँ तक गिर गए, ये देखिए
लगभग 50% से ऊपर मार्केट जो है डाउन आ गई। वो जिस बंदे ने 10 लाख इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए और उसकी अमाउंट रह गई सिर्फ, उसकी 50% अमाउंट चली गई, वो तो मार्केट को निकालिए ही निकालेगा। भाई मैंने तो इन्वेस्टमेंट किए थे 10 लाख और मेरे को लॉस हो गया 5 लाख का। मैं तो इसमें पैसे बनाने के लिए आया था, मैं तो इसमें से लॉस करके जा रहा हूँ। उसमें कंपनी का कोई कसूर नहीं है, उसमें आपकी समझ, आपकी नॉलेज काम करती है। देखिए पैसा, अब मान लीजिए जिस बंदे ने यहाँ पे बाइंग की होगी ना, जब मार्केट यू टर्न लेगी, हमने अपनी जो पोजीशन है हमने तब बनानी है। समझ गया? मान लीजिए मार्केट यहाँ से, अब मान लीजिए पता क्या है, आपने यहाँ से यहाँ तक कोई पोजीशन ही नहीं बनानी थी। ये देखिए आपने प्रॉपर एक ट्रैक कर रहे हो, आप एक प्रॉपर किसी स्टडी कर रहे हो किसी स्टॉक को, ठीक है, और वो गिर रहा है, हमने ये देखना है कि वो स्टॉक कहाँ तक गिरेगा, उस स्टॉक का लास्ट कहाँ तक है। अब देखिए जहाँ तक मार्केट साइडवेज हो गई, यहाँ पे मार्केट साइडवेज होगी, यहाँ तक मार्केट साथ में कितनी कैंडल्स बना रही है, यहाँ पे कोई रिटर्न। लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने कितना, देखिए 2023 में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट की रिटर्न देखिए अब कितनी हो गई, दोबारा प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। कहने का भाव एक छोटी सी एग्जांपल है कि किसी भी कंपनी का चार्ट देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एंट्री और एग्जिट कंपनी के फंडामेंटल्स ही अकेले नहीं देखने चाहिए। कंपनी हो सकता है, हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, देखिए जो कंपनीज के फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन हमने देखना चाहिए कि पिछले 5 साल 10 साल से वो कंपनी कुछ नहीं कर रही थी, ऐसे ही उसने कोई रिटर्न नहीं दी, लेकिन सडनली उसने एक ब्रेकआउट दिया, उसने यू टर्न लिया, वो कंपनी ही हमें एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देख सकती है। अब हमने एक और कंपनी देखी वेदांता की, जिसमें मैंने आपको बोला था वेदांता कंपनी है ना। अब आप वेदांता कंपनी के देखिए, ये कंपनी जब आई थी तो कंपनी का जो स्टॉक था वो 5 रुपये से भी कम था, ठीक है, कितना 5 रुपीज़ से भी कम। और आज कंपनी का जो प्राइस है वो 500 है। अब ये कंपनी कब लॉन्च हुई थी, वो ये भी लगभग सेम थी, 2003 में लॉन्च हुई थी। कंपनी क्या कर रही है, और 2003 में लॉन्च हुई थी और कंपनी 2010 में मतलब 5 साल में कंपनी ने 500% की रिटर्न दी, 500 तक पहुंची, उसके बाद दोबारा नीचे आई, कंपनी फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। कहने का है कि ये भाव है, कंपनी टॉप बॉटम टॉप, कंपनी हर बार एक टॉप लगाकर दोबारा बॉटम तक आ रही है, जिगजैग की तरह चल रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई जिस बंदे ने यहाँ पे हर कंपनी में बाइंग की होगी, ठीक है, ठीक है,
ये देखिए कि कंपनी तो ऊपर जा रही है, ठीक है। ये देखिए किसी ने यहाँ पे बाइंग की, कंपनी अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, कंपनी भी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टेक्निकल क्या कहता है? टेक्निकल कहता है कि देखिए यहाँ से हमने कंपनी में बाइंग की, अगर किसी ने गलती से मान लीजिए यहाँ पे तो जितने पैसे उसने लगाए होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो। जहाँ से कंपनी शुरू हुई थी वहीं पे आके कंपनी मुड़ गई, ठीक है। यहाँ से 2018 और 2020 लगभग 2 साल का एक लॉन्ग पीरियड होता है उस सिचुएशन को अपने आप को हैंडल करना। मान लीजिए किसी ने भी 10 लाख 20 लाख रुपए कंपनी में लगाया और 2 साल में ही वो सारे पैसे ज़ीरो हो गए, कंपनी ने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे कंपनी आ गई, बंदे की क्या हालत होगी आप खुद देखिए, ठीक है। बट किसी बंदे ने यहाँ पे पूरे बॉटम पे बाई किया होगा, ठीक है। 20 में उसने इन्वेस्टमेंट किया और लगभग 2 साल में उस बंदे को कितनी रिटर्न मिली? 625% की रिटर्न जस्ट 2 ईयर्स में। ठीक है, आप देख रहे हो, दिस इज अ पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। कहीं कोई और ऐसा प्लेस है जहाँ पे इतनी रिटर्न बन सकती है? बस सारी बात समझ की है। अब कुछ पर्सन्स को जिनको नॉलेज नहीं है वो रॉन्ग एंट्री से यहाँ पे अगर जिसने पोजीशन बना ली उसके पैसे तो ज़ीरो हो गए, लेकिन जिस बंदे ने प्रॉपर चार्ट को एनालाइज किया था, जिसको पता था कि कंपनी भाई यहाँ से यू टर्न लेगी, यहाँ से दोबारा जाएगी, क्योंकि कंपनी पिछले कई सालों से देखिए आप चार्ट को पूरा फोकस कीजिए, कंपनी यहाँ तक आती है, 59 तक आती है, अगेन अप तक जाती है, अगेन यहाँ तक आती है, अगेन अप जाती है। देखिए आपके सामने है, ये विधानता कंपनी के चार्ट देख रहे हैं, हमने इसको 1 मंथ में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम आपको क्या क्या एग्जांपल्स हैं। एक देखिए BBL है, वरुण बेकर्स, अब इसकी रिटर्न्स देखिए आप, ये जब स्टॉक आया था 67 से लगभग 5 सालों में ये था 20, हाँ 3 सालों में इसकी रिटर्न देख लीजिए आप, 1000%, ठीक है। ऐसे ही कोई वो वाला स्टॉक है, बजाज फाइनेंस है, कितना अच्छा स्टॉक है, उसकी रिटर्न देख लीजिए, बजाज फाइनेंस, ठीक है। ये जब स्टॉक का लॉन्च हुआ था तो 73 रुपीज़ का था लगभग 2015 में, ठीक है, 73 रुपीज़ का था, और आज के दिन में ये 10,000 के नज़दीक पहुंच गया है। देखिए जस्ट कितने सालों में, 2015
और 2025 10 सालों में, 10 सालों में अब इसकी रिटर्न देखिए, %10,000, 10,000% की रिटर्न एक स्टॉक में। अब आप कहोगे कि ये इतने रिटर्न हम कैसे निकालेंगे, ये वो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा स्टॉक भागने वाला। आप सबसे पहले देखिए डिमांड, किस चीज़ की क्या डिमांड है, किस चीज़ का क्या फ्यूचर है। अब मान लीजिए बजाज फाइनेंस है, आपको पता है कि फाइनेंस आज के टाइम की कितनी बड़ी नीड है। आजकल हर एक इंसान को अपने घर की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए ईएमआई करवानी होती है ना। तो कोई किसी ने फ़ोन लेना है, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए वो फाइनेंस करवा लेते हैं ना। तो बजाज फाइनेंस उनको एक अच्छा ज़रिया लगता है कि हम बजाज फाइनेंस करवा लेते हैं। बजाज फाइनेंस ग्रो कर रहा है तो स्टॉक ग्रो कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी। ठीक है, तो हमने एक म्यूचुअल फंड सीखा आज, और हमने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सीखा कि हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। अब एक बात बताते हैं कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी कंपनी का कोई कंपनीज जो है डिविडेंड यील्ड देती हैं। अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है ना। ये डिविडेंड यील्ड जो होता है वो होता है लाभांश। क्या होता है? लाभांश। कंपनी, ये देखिए यहीं पे लिखा होगा, मैंने वैसे आपको दिखाया था। कौन सी कंपनी देख रहे थे हम? विप्रो देख रहे थे ना। हाँ देखिए, ये विप्रो जो है, जैसे विप्रो के केस में विप्रो ने डिविडेंड यील्ड दिया है हमें 2.48% का। ये है कि कंपनी अपने शेयर्स के ऊपर जो भी प्रॉफिट्स होता है वो अपने होल्डर्स में, शेयर होल्डर्स में जो है वो बांट देती है। ठीक है, अब कोई भी बंदा इस बात को क्लेम नहीं कर सकता कि हमें जो अपने डिविडेंड यील्ड नहीं दिया। ये कंपनी अपनी मर्जी से है जो डिविडेंड यील्ड पे कर रही है। कंपनी दे ना दे कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ कंपनियां नहीं भी देती, चाहे बहुत सारी अच्छी भी कंपनीज हों, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देती हुई जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी के ग्रो में ही इसको यूज़ कर लेती है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज जो हैं अच्छी कंपनीज, जैसे विप्रो है, वेदांता है, SBI वगैरह, जो भी जिन्होंने इन कंपनीज के शेयर्स ले रखे हैं, तो वो अपने शेयर्स का कुछ हिस्सा डिविडेंड यील्ड के रूप में जो है अपने शेयर होल्डर्स को दे देता है। इसको लाभांश बोलते हैं, डिविडेंड यील्ड को हिंदी में। ठीक है, आप नोट कर लेना। ठीक है, अब हमने 2 चैप्टर्स क्लियर कर लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए सेबी के रूल के अकॉर्डिंग हर 3 साल, मैंने बताया था कि सेबी के रूल के अकॉर्डिंग हर 3 महीने बाद कंपनी को अपना रिजल्ट निकालना होता है। ठीक है, हम किसी की जो फाइनेंशियल देखते हैं, ठीक है, ये हम क्वार्टरली भी आता है और ईयरली भी आता है। ठीक है, फाइनेंशियल के आप ये बोलोगे कि ये नेट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ये कैसे, कौन इसको
शो करता है, कौन फाइल करता है। तो देखिए सेबी के रूल के अकॉर्डिंग हर 3 महीने बाद हर कंपनी को अपना एक रिजल्ट निकालना होता है। ये क्वार्टरली भी होता है, एनुअल भी होता है। एनएससी और बीएससी के ऊपर जाकर हम एक किसी भी कंपनी का जो है डायरेक्ट जो है इनका रिज़ल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे या हम सी डिटेल में जाकर यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए कंपनी की इनकम देख सकते हैं कि कंपनी की क्या क्या इनकम है, ठीक है। क्वार्टरली या हम देख सकते हैं ईयरली। बैलेंस शीट भी हम किसी की कंपनी की देख सकते हैं और किसी भी कंपनी का कैश फ्लो भी देख सकते हैं कि कंपनी के पास कितना कैश आया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना। हमने आज कंपनी की जो है आपको फाइनेंशियल बताए और एक फंडामेंटल्स में क्या क्या देखना होता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, बस एक बार सुन लीजिए। जो है कंपनी की जो मार्केट कैप है वो अगर हम 10 करोड़ से सीआर से ज़्यादा हो तो मच बेटर है। और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 15% से प्लस होनी चाहिए। ROCE जो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी वो प्लस जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा बेटर है। और डेब्ट जो है उधार होता है कि कंपनी के ऊपर कितना उधार है, ठीक है। लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर हम किसी कंपनी का देख रहे हैं डेब्ट, तो वहाँ पे काउंट नहीं होता क्योंकि कंपनी बैंकों में पैसा उधार आना जाना पैसों का लगा रहता है, इसलिए उस केस में बैंकिंग सेक्टर में हमें डेब्ट नहीं देखना होता है, ठीक है। एक होता है ओपीएम, बस इतना ही हमने देखना है। डिविडेंड तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। आई होप आप सबको कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स बहुत ही अच्छी तरीके से पता लग गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसमें हम जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। एक होता है ETF। हम ETF में करेंगे। और ETF देखिए ETF क्या है। ETF क्या है? ETF जो है आप सबको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी वगैरह के बारे में तो पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि क्या होता है। देखिए ETF जो होते हैं वो अलग अलग कंपनीज की ये भी होते तो म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं। ये भी अलग अलग कंपनीज के जो हैं एक ग्रुप होते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमने एक निपॉन इंडिया ETF को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी है तो हम सर्च बार में जाकर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इस जो ETF है, ETFs में जैसे मैंने बोला कि ये म्यूचुअल फंड की तरह ग्रुप होता है ना। तो इसमें कौन कौन से शेयर्स हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें शेयर होल्डिंग, इसमें कौन कौन से शेयर्स हैं। इसमें HDFC ICICI बैंक है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, भारती एयरटेल है, लेंसर एंड टर्बो है, ITCS है, TCS है। मतलब ये सारे जो हैं इस ETF के बीच में बनकर एक वैल्यू बनी हुई है। ये निफ्टी 50-20 क्या है? इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनका एक ग्रुप है। अब हम इसमें एक चाहें तो इसमें हम
इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्रिएट स्टॉक SIP, हम इसमें SIP भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसमें लमसम भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें हम इसको सिंपली किसी शेयर की तरह रोज खरीद और बेच भी सकते हैं, यानी इसमें हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये क्विक बाय हो जाता है। मान लीजिए आज निफ्टी गिर रहा है तो हमें इसको क्विक बाय कर लेते हैं, और कल को जब ये ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, हम चाहें, अब इसमें है कि हम इस किसी भी स्टॉक में, अब बात आ जाती है किसी भी स्टॉक में या किसी भी ETF में हम कब तक स्टे कर सकते हैं। तो देखिए हम किसी भी स्टॉक में या किसी भी हम म्यूचुअल फंड में लाइफ टाइम तक हम स्टे कर सकते हैं, जब तक हम उसको खुद एग्जिट ना कर लें उसमें से। ठीक है, ये जो निपॉन इंडिया 50 ETF है, ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का ETF है। ऐसे ही बहुत सारे ETFs हैं। हम यहाँ पे ETFs का करेंगे सिलेक्ट, तो देखिए सारे ETF आ जाएंगे। जैसे कि निपॉन इंडिया ETF है, और निफ्टी 50 है, डायरेक्ट ये डिफेंस का ETF है। मतलब अलग अलग जो नाम की जैसे है ना, ये निफ्टी 50 डिफेंस। अब डिफेंस में क्या है, डिफेंस के सारे जो स्टॉक हैं वो उसमें आएंगे। सिल्वर में क्या है, सिल्वर का भी ETF है, इसमें सिल्वर की जैसे सिल्वर अप एंड डाउन जाएगा तो इसका भी देखो प्राइस, ये 91 का सिल्वर का ETF है। और मान लीजिए इसने हमें 5 सालों में, मान लीजिए इसने भी हमें कितनी रिटर्न दी है, तो हमें 53% की रिटर्न सिल्वर की ETF ने जो दी है अब तक, देखिए। ठीक है, और इसी तरह गोल्ड का भी ETF है, ये देखिए। LIC के भी ETF हैं, ये देखिए गोल्ड का ETF है। अब तक इसने 14% की रिटर्न दी है। ठीक है, ये देखिए LIC म्यूचुअल फंड ETF ग्रो, मतलब अलग अलग तरह के हैं। जो आप जिसमें इंटरेस्टेड हो उसका जो है, आप अपनी पिछली रिटर्न देख के उसने कि अब तक कितनी रिटर्न दी है या उस चीज़ का क्या फ्यूचर है। मान लीजिए आपको गोल्ड का तो फ्यूचर ही फ्यूचर है, गोल्ड का तो एक मैनपुली है, उसको कोई बीट नहीं कर पाता। ठीक है, अब कुछ ही साल पहले जो गोल्ड है वो लगभग 30,000 रुपये था, अब देखिए 1 लाख रुपीज़ के नज़दीक आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए इनके हमने अगर ETF भी परचेज़ किए होते तो हमारे अच्छे खासे एक पोर्टफोलियो जनरेट हो चुका होता है ना। अब आ जाते हैं बॉन्ड। देखिए अब बॉन्ड्स क्या हैं, ये देखिए बॉन्ड्स जो हैं ये गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो हैं बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, बॉन्ड से हमें इतनी ही परसेंटेज की रिटर्न मिलती है जितनी कि किसी को उधार पैसे देकर हमें 10-15% की रिटर्न मान लीजिए ऑन एवरेज मिलती है, उतनी की परसेंट की हमें यहाँ पे मिल सकती है। देखिए जैसे गोल्ड बॉन्ड्स हैं। ठीक है, गोल्ड बॉन्ड्स हैं और 5 सालों में अगर हम इसकी रिटर्न की बात करें
तो देखिए इसने 50% की रिटर्न हमें दिया है। वाओ, ठीक है। तो और भी बॉन्ड्स वगैरह होंगे, देखिए आप उसकी। मैंने तो कभी इसमें वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं की या कोई नहीं किया, तो आप खुद चेक कर सकते हो अगर कोई बॉन्ड में इंटरेस्टेड हो। देखिए ये एक्सिस निफ्टी बॉन्ड प्लस, इसने भी 24% की रिटर्न दी है। देखिए ये 12% का, अभी भी इसका प्राइस सिर्फ 12 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये देखिए ICICI की बॉन्ड है ना। अब इसको 5 साल में करते हैं तो 5 साल की रिटर्न हमें आगे देखने को मिलता है। इन शॉर्ट कहने का भाव ये है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से सेक्टर्स में जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको आई होप ये वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। जो हमने सीखा, आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने इन्वेस्टमेंट का लगभग सारा चैप्टर क्लियर किया। हमने सीखा कि जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड को कौन कौन जो है डिज़ाइन करता है। एक फंड मैनेजर डिज़ाइन करता है जो एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन होता है ना। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का मैंने बताया कि फंडामेंटल्स देखना चाहिए और टेक्निकल भी देखना चाहिए। टेक्निकल भी बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक का, है ना। ETF बॉन्ड के बारे में बताया। आई होप यहाँ तक आपको सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना। और कल हम जो है ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है और ट्रेडिंग हम कितने तरीक़ों से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और थैंक यू, राधे राधे। आज का चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। मिलते हैं कल एक और वीडियो में। थैंक यू।